जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 आईटीआई टेक्नीशियन हो या फिर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी, दोनों ही परीक्षा के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की परीक्षा में यानी टायर फर्स्ट में आपके जनरल साइंस से 40 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 500 प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसी वीडियो से आप सब यहां पर देख पा रहे होंगे 100% फंसने वाले सारे प्रश्न मैं इसमें इंक्लूड करके लाया हूं। वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है और इसी वीडियो से आपको 10 से 14 प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं सभी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, और वीडियो आपको लास्ट में कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस टाइप के किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड हैं। देखिए, सबसे पहले पहला जो प्रश्न है वो आप देख पा रहे होंगे कि एसआई मात्रक का सही युग्म कौन सा नहीं है, मैच नहीं खा रहा है, यानी कि करेक्ट नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहला जो ऑप्शन है वो आवर्ती। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को आप हर्ट्ज में मापते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी आपका युग्म सही है। चुंबकीय फ्लक्स को आप टेस्ला में नहीं मापते, वेबर में मापते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई है वो वेबर है, टेस्ला किसकी है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, ध्यान रखना है। प्रेरकत्व को आप हेनरी में मापते हैं, ये भी सही है। और चालकता की इकाई क्या है, सीमेंस, तो ये भी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कि आपका कौन सा जो है उसकी यूनिट के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, एक ही प्रश्न से आपको जितने भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका प्रश्न बन रहा है उसको भी मैं यहाँ पर साथ के साथ सॉल्यूशन करूंगा। बड़े ध्यान से आपको देखना है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को थोड़ा सा इस तरीके से आपको करना है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस टाइप का प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो रदरफोर्ड यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, और भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, और ये भी पूछ लिया जाता है कि परमाणु के नाभिक की जो खोज थी उसको रदरफोर्ड ने किया, तो कौन सा उसमें जो आपका जो अल्फा कणों की बौछार, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, फॉइल गोल्ड फॉइल करके जो है सिद्धांत पर थी, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद डाल्टन का सिद्धांत, डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था, और जे थॉमसन ने आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और चैडविक आपका जो है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन दो बनते हैं यहाँ से, एक तो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए और एक आपका प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए, यानी आर्टिफिशियल। ये तो आपसे पूछ रहा है आर्टिफिशियल, बट आपको प्राकृतिक रूप से भी एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। तो देखिए, फलों को कृत्रिम रूप से आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है तो एसिटिलीन है, और यदि आपको प्राकृतिक रूप से पूछ रहा है तो एथिलीन आपको यहाँ पर लगाना है। क्लियर। एसिटिलीन यानी कि C2H2 और एथिलीन आपका C2H4, तो ये आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। ब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन और प्रोपेन जो है वो LPG के मुख्य घटक है, ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पीतल निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीतल, इसको ध्यान रखना है पिताजी से, यानी कि पीतल जो है वो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन हो गया। अब आपसे कांसा भी पूछ लिया जाता है, जिसे आप ब्रॉन्ज कहते हैं, कांसा, जिसके आपके मेडल और मूर्ति जो बनाई जाती हैं, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मिला है, सिल्वर मेडल मिला है, इस तरीके से आपको गोल्ड मेडल मिला है, तो मेडल और मूर्तियां बनाई जाती हैं वो आपका तांबा और टीन का मिश्रण होता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ये आपका कांसे की मिश्र धातु है। क्लियर। और ये सीसर टीन जो आपको दिख रहा है ना, इससे सोल्डर वायर, फ्यूज वायर बनाए जाते हैं, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नीला थोता का रासायनिक नाम क्या है। तीन टाइप के प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछता है। नीला थोता का फॉर्मूला या फिर नाम, रासायनिक केमिकल नेम पूछता है, या फिर आपका हरा थोता का जो केमिकल नेम है वो पूछता है, या फिर आपको POP का फॉर्मूला यहाँ पर पूछता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विशेषकर यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि नीला थोता जो आपका का रासायनिक नाम क्या है, तो वो कॉपर सल्फेट है, CuSO4 और आपका 5H2O, ये आपका जो है
कॉपर सल्फेट यानी नीले थोते का रासायनिक सूत्र है। नीले थोता को आपने देखा होगा कीटनाशक में जो है आपका यूज किया जाता है। क्लियर। उसके बाद यहां पर देख पा रहे होंगे कैल्शियम सल्फेट और आयरन सल्फेट। तो हरा थोता आपसे पूछा है यानी कि हरा कसीस, ध्यान रखना इसको कसीस के तरीके एग्जामिनर ये भी दे सकता है कि हरा कसीस का रासायनिक नाम क्या है। तो आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 और आपका 7H2O, ये आपका जो है हरा थोता है। आयरन सल्फेट को हरा थोता कहते हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आता है कि क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट हो जाएगा। नीला थोता कॉपर सल्फेट, हरा थोता आयरन सल्फेट। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट को यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप सभी, कैल्शियम जो सल्फेट आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको यहाँ पर CaSO4 2H2O, ये आपका जो है कैल्शियम सल्फेट, जिसे आप जिप्सम भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछ सकता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ सकता है। बट यदि हम जल की मात्रा कम कर दें, जिप्सम में जल की मात्रा हम कर दें कम, CaSO4 और हाफ H2O कर दें हम इसको, तो ये POP बन जाता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर। इस तरीके से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक भी कर दें यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न लेकर के आए हूँ। यदि कंटेंट आपको इतनी अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और शेयर भी कर दें अपने स्टूडेंट के साथ, मतलब अपने छात्र छात्राओं, अपने भाई बहनों के साथ। ब्लड का सामान्य pH मान कितना होता है? देखिए ब्लड है, उसका pH मान आपसे पूछा है। pH मान की वैल्यू कितनी होती है? 0 से 40 तक होती है, और 7 से अधिक आपका जो है वो क्षारीय होगा और ये आपका अम्लीय होगा। 7 से कम आपका अम्लीय होगा, 7 से अधिक आपका क्षारीय होगा। क्लियर। अब ब्लड का pH मान आपसे पूछा है तो ये थोड़ा सा क्षारीय, हल्का सा क्षारीय होता है, तो 7.4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि शुद्ध जल का pH मान पूछे तो वो आपका 7 हो जाएगा, यानी कि बीच वाला उदासीन होगा 7। क्लियर। अब समुद्री जल का भी pH मान आपसे पूछ सकता है, तो थोड़ा सा क्षारीय होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 8.4 हो जाएगा। किसका? यह होगा समुद्र का। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर बात करें नींबू या सिरके का 2.4 के समथिंग या 2.2 के समथिंग यहाँ पर सिरका या नींबू का pH मान होता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है? देखिए भारी और हल्की, ध्यान रखना मेटल पूछ रहा है या फिर नॉन मेटल पूछ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे भारी जो है प्राकृतिक धातु कौन सी है? मेटल पूछ रहा है यहाँ पर, और नॉन मेटल, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये आपको सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम, ये सबसे भारी पूछा है, यानी कि आपसे पूछ रहा है हैवीस्ट। लेकिन लिथियम सबसे हल्की धातु है, ये भी ध्यान रखना है। एग्जामिनर दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सबसे भारी धातु पूछे तो ओस्मियम, सबसे हल्की पूछे तो लिथियम, ये हल्की। क्लियर। और यहाँ पर पारा क्या है? एकमात्र ऐसी धातु है पारा जो कमरे के टेम्परेचर पर, यानी कि सामान्य टेम्परेचर जिसे आप कमरे का टेम्परेचर कहते हैं, उस पर लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है पारा। ये भी आपका यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये देख लीजिए, एक ही प्रश्न आपको 4 प्रश्न, यानी कि 4 प्रश्न आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निशामक जो यंत्र हैं उनमें कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कौन सी गैस है जिसका यूज किया जाता है अग्निशामक यंत्रों में? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करने से ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है और आग बुझ जाती है। तो ये डिफरेंट आपको ध्यान रखना है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसा कि आपको पता है CO, ये एक विषैली जहरीली गैस है जो कि आपकी कहाँ से निकलती है? वाहनों के धुएं से निकलने वाली है, अंगीठी से निकलने वाली गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा का कारण है, जैसा कि आप सभी को पता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? अब यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा या फिर धावन सोडा या फिर कास्टिक सोडा या फिर भुजा हुआ चूना, ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में मिलते हैं।
तो सबसे पहले बेकिंग सोडा की बात करेंगे, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, और आप नॉर्मली आपने देखा होगा, अपने घरों में भी आपने यूज किया होगा इसका। तो बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3, जिसे आप खाने का सोडा भी कहते हैं। क्लियर? ये हो गया बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। अब बात करें, ये तो हो गया बेकिंग सोडा। अब आते हैं, बात करते हैं कि धावन सोडा, Na2CO3 और इनटू में आपका 10H2O, ये भी इसको भी इंक्लूड करना है इसमें, 10H2O, यानी कि 10 भाग इसमें पानी है। तो सोडियम कार्बोनेट 10H2O लिखा है यहाँ पर, वो आपका धावन सोडा, यानी कि ध्यान रखेंगे आप सभी, सोडियम कार्बोनेट जो है आपका धावन सोडा है, और इसके जो है जल की कठोरता को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। क्लियर? लेकिन कास्टिक सोडा ये आपका NaOH है, जिसे आप कास्टिक सोडा कहते हैं, जिससे आपके साबुन में इसका यूज किया जाता है, साबुन बनाने में। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप भुजा चूना कहते हैं, भुजा चूना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? देखिए मैं लिख कम रहा हूं, लेकिन आपको समझाने का जो तरीका है, यानी कि आपको इसी वीडियो से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको क्लियर कर रहा हूं, बट लिखने में थोड़ा सा होता क्या है कि स्पेस कम है, तो उसकी वजह से लिख नहीं पाता हूं। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? देखिए मॉडर्न पेरियोडिक टेबल पूछा है, या फिर आपको ध्यान रखना है मेंडलीफ की आवर्त सारणी और मोजले की आवर्त सारणी में डिफरेंट है। यहाँ पर आपको दो तरीके से प्रश्न पूछा है। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी पूछा है, तो यहाँ पर किस पर आधारित थी? एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक पर आधारित थी ये। और यदि परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है, तो वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी। ये मोजले की आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी किसकी थी? मोजले ने दी थी, जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित थी, जबकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। क्लियर? आवर्त कितने हैं? 7, और वर्ग कितने हैं? आपके 18। तो ये भी आपको यहाँ पर विशेषकर ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये चींटी का डंक है, और अम्ल की बात कर रहे हैं, बिच्छू का डंक हो, चींटी का डंक हो, इसमें आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल, चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में। साइट्रिक अम्ल जो आप पाया जाता है वो आपका नींबू और संतरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, नींबू और संतरे में पाया जाने वाला है साइट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल आपका दूध और दही में पाया जाने वाला है। एसिटिक अम्ल आपके सिरके में पाए जाने वाला अम्ल है। तो ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि लाफिंग गैस। बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर गलती करते हैं। देखिए फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, N2O नाइट्रस ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, और NO आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली लाफिंग गैस पूछा है, तो उसका राइट आंसर बी होगा। बट नाइट्रिक ऑक्साइड का भी ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि एस्थर गैस जो बिजली चमकने के दौरान इसका निर्माण होता है वो कौन सी गैस है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर? ये बिजली के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बिल्कुल बिजली के दौरान इसका निर्माण होता है। बहुत अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि कौन सी अक्रिय गैस जो है नोबल गैस नहीं है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी ऑप्शन देकर के कि कौन सी नोबल गैस या अक्रिय गैस नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी जुड़े हुए हैं एक बार फिर से कहूंगा कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और लास्ट में आपको एक कमेंट छोड़ना है सभी कैंडिडेट को कि आज का ये वीडियो जो है कैसा आपको लगा। देखिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे अक्रिय गैस जो है नोबल गैस जो है नहीं है। तो हीलियम आपको पता है एक अक्रिय गैस या नोबल गैस है। रेडॉन आपको पता है अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। आर्गन भी है। बट हाइड्रोजन जो वो अक्रिय गैस नहीं है। ये एक ज्वलनशील गैस है जिसे आवर्त सारणी का आवारा तत्व भी कहा जाता है, यानी कि इसको आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया है, एक विशेष स्थान नहीं है जिसे आवारा तत्व कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्लियर? हीलियम टोटल अक्रिय गैस नोबल गैस की बात करें तो 6 हैं, ध्यान रखेंगे। हीलियम है जो कि गुब्बारों में सबसे हल्की गैस है और गुब्बार अक्रिय गैस है, गुब्बारों में भरी जाने वाली सबसे हल्की अक्रिय गैस है जो कि
गुब्बारों में भरी जाती है और गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर में इसको फिल किया जाता है। आर्गन गैस जैसा कि आप सभी को पता है ये आपके बल्ब में भरी जाने वाली गैस है। रेडोन आपका जो है सबसे भारी अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस है, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद कौन कौन सी और गैस है, हीलियम ये हो गया, फिर नियोन है, हीलियम, नियोन, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ये तीन ये होगी आपकी। तो ये आपकी जो है अक्रिय गैस है जो कि नोबल गैस इन्हें आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लोहे पर जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए लोहे पर जंग लगने से क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा, यानी कि भार जो है आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए किस गैस को मिलाया जाता है। देखिए लीकेज यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लीकेज का पता लगाना है तो एलपीजी सिलेंडर में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो ये आपके लिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, इथाइल मार्केप्टन। ध्यान रखना ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं होना है, कभी कभी मिथाइल मार्केप्टन दे देते हैं लेकिन इथाइल मार्केप्टन है यहाँ पर इसका राइट आंसर। एलपीजी सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए इस पदार्थ को मिलाया जाता है। मीथेन और मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है एलपीजी के मुख्य घटक हैं। बेंजीन एक कैंसरजनक युक्त गैस है। ध्यान रखना बेंजीन क्या है, कैंसरजनक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने C6H6 बिल्कुल कैंसरजनक युक्त गैस है एक। बॉक्साइड किस धातु का प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइड ये देखिए अक्स आप देख पा रहे होंगे, बॉक्साइड जो है किस धातु का प्रमुख अयस्क है, तो ये एल्युमिनियम का है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लोहे का भी कभी कभी पूछ लेता है आपको, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट लोहे के प्रमुख अयस्क हैं। कॉपर का कॉपर पाइराइट हो जाएगा। सोने का भी आपसे पूछ लेता है, सिल्वेनाइट करके जो है, कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट, ये आपके जो है सोने के हो जाएंगे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। देखिए प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की इकाई है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, समय लगा देते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। एक लाइट ईयर बराबर होता है आपका एक लाइट ईयर बराबर होगा, एक लाइट ईयर बराबर आपका होगा 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ये आपको प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी को मापने की इकाई है। तो एक लाइट ईयर अब से पूछ ले तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। ये भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि बहुत सारे कैंडिडेट लाइट ईयर लगा देते हैं बट एग्जाम ऐसे कर देता है एग्जामिनर। दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई आपसे पूछ रहा है तो ये पारसेक होगी, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब एक पारसेक बराबर क्या होगा, एक पारसेक बराबर आपका जो होता है वो कितने लाइट ईयर के बराबर, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो पारसेक। खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपसे पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सूर्य और पृथ्वी के एवरेज को मापने की इकाई है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस को मापने की जो है इकाई है। क्लियर, खगोलीय इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सदिश राशि। देखिए वेग आपका एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग के अंदर सदिश राशियां कौन सी होती हैं, जिसके अंदर दिशा और परिणाम दोनों हो। वेग भी है आपका, बल भी है, विस्थापन भी है, बट कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्य में केवल आपका परिणाम है, दिशा नहीं है। क्लियर। और ध्यान रखना दो सदिशों का डॉट गुणनफल जो है आपका हमेशा अदिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि पास्कल किसकी इकाई है। पास्कल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। देखिए पास्कल किसकी इकाई है, और अंतिम समय बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप मान के चलो कि आप टायर फर्स्ट क्लियर कर जाएंगे और टायर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको मेहनत करनी है।
पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब को मापने की इकाई है, ये आपको ध्यान रखना है। टोर, बार, ये भी जो है पास्कल की अन्य इकाइयां हैं, ये भी ध्यान रखना है, ये आपको क्लियर ही लिया है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? देखिए ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई है वो आपकी क्या है? तो डाबसन जो है वो आपकी ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। नॉट, ये आपको ध्यान रखना है, ये किसकी मापने की इकाई है? हवाई जहाज़ों की गति को मापने की इकाई है, समुद्री हवाई जहाज की गति को मापने की इकाई नॉट है। और पॉइज जो है श्यानता की इकाई है, श्यानता मापने की इकाई जो है पॉइज। मैक्सवेल मैं अभी आपको बता चुका हूं कि ये CGS प्रणाली में जो है चुंबकीय फ्लक्स को मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसे कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जैसा कि आप सब ने न्यूटन के गति के नियम को पढ़ा होगा, तो प्रथम फर्स्ट लॉ जो आपका वो जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर गैलीलियो का नियम के नाम से जाना जाता है। प्रथम नियम फर्स्ट लॉ क्या है? जड़त्व का नियम, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्लियर? न्यूटन की गति का तृतीय नियम, जैसा कि आप सभी को पता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया आप सभी को पता होगा इसकी डेफिनेशन, यानी कि कोई वस्तु यदि विरामावस्था में तो विराम की अवस्था में रहेगी, यदि वो गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहने का प्रयास करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तृतीय नियम आपको पता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बिल्कुल राइट है। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे कि आपको पता है कि रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान पीछे की तरफ एक गैस निकलती है, वही रॉकेट को आगे धकेलने का काम करती है। इसे क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े धोने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के प्रश्न यहां पर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन इसका होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल। ये बाहर की ओर लगने वाला बल है, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल है। अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि बाहर से अंदर की ओर, केंद्र की ओर लगने वाला बल है। दूध से मक्खन निकालना या कपड़े धोने की मशीन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित होती है, जबकि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना वो अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यदि जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? देखिए कोई भी नाव है और समुद्र से नदी से समुद्र में प्रवेश कर रही है, तो वो थोड़ी सी क्या करेगी, ऊपर उठ जाती है। किस कारण से उठती है? कि नदी के पानी से जो है समुद्र का जो पानी का घनत्व है वो थोड़ा अधिक होता है। नदी के समुद्र का जो घनत्व है वो नदी के पानी से अधिक होता है, इसलिए वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें कैसी होती हैं? देखिए पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें हैं वो गोलाकार यानी सिकुड़ने का काम करती हैं, कम से कम क्षेत्रफल में जाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी के पलायन वेग का नाम क्या है? देखिए पृथ्वी के पलायन वेग का नाम क्या है? पलायन वेग का मान क्या है? मान क्या है पूछा गया है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी किसी भी वस्तु को पृथ्वी की ओर फेंका जाए और वह गुरुत्व को पार कर जाए, वह पृथ्वी के गुरुत्वीय को पार कर जाए और पृथ्वी पर लौटकर वापस कभी ना आए, तो उसी को आप पलायन वेग कह सकते हैं। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा का बार पलायन वेग की बात करें तो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा का पलायन वेग 2.4, पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्लियर? ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, पेंडुलम क्लॉक्स गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? देखिए सुस्त होने का कारण क्या है? लंबाई का बढ़ना, बिल्कुल राइट है।
पेंडुलम की जो आपको जो देख रहे हैं क्लॉक है वो गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लंबाई बढ़ने के साथ आवर्तकाल जो है वो टी बढ़ जाता है और चक्कर लगाने में अधिक समय लगेगा, इसीलिए वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना सर्दियों में वो तेज हो जाती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्दियों में क्या होगा, स्पीड बढ़ जाती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 ग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, ऑप्शन ए लगा देते हैं और एग्जामिनर ऐसे करता है, बट इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 ग्राम है तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान इतना ही होगा जितना पृथ्वी पे है। यानी कि द्रव्यमान वायुमंडल में कहीं पर भी परिवर्तित नहीं होता है, द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है। जो आपका यहां पर ध्यान रखना है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी वही रहेगा। लेकिन भार की बात करें तो भार आपका जो है वो निर्भर करता है WG। भार क्या होता है, WG, और ये G पर निर्भर करता है, सर mg। भार जो होगा वो mg होगा आपका, और वो किस पर निर्भर करेगा, यानी कि W जो है आपका mg होगा। और ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये गुरुत्व पर निर्भर करता है, यानी कि गुरुत्व पर निर्भर करता है। तो इसका क्वेश्चन यदि आपसे एग्जामिनर ये पूछ रहे कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है, भार आपसे पूछ रहे, द्रव्यमान की जगह क्या कर दे, भार कर दे, 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा, तब आपको क्या करना है, पृथ्वी का 1/6 कर देना है। यानी कि पृथ्वी, चंद्रमा पर जो भार है वो पृथ्वी के भार का 1/6 है। यानी कि 60 यदि भार है पृथ्वी पर किसी वस्तु का, तो वो चंद्रमा पर इसका 1/6 यानी कि 10 kg होगा भार के कंडीशन में, क्योंकि गुरुत्व के अकॉर्डिंग यहां पर जो है आपको लगाना है, ना कि द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है। कार्य का मात्रक क्या है, देखिए कार्य का जो मात्रक है वो आपका जूल है। कार्य का मात्रक हो या फिर ऊर्जा का मात्रक हो, जूल है। बल का मात्रक न्यूटन है। शक्ति का मात्रक वाट है। तो ये आप सभी को यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर, मोटर है, इंजन है, तो 746 वाट। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर है, 746 वाट के बराबर है। ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्वनि जो है वो किस प्रकार की तरंग है, देखिए ध्वनि जो है लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग है। और हमेशा ध्यान रखना, ध्वनि की जो चाल है सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद सब उससे कम द्रव में और उससे भी कम गैस में होती है। निर्वात में ध्वनि की जो है ट्रेवल नहीं कर सकती, ध्वनि को माध्यम चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, निर्वात ऑप्शन में दिया होता है तो निर्वात लगा देते हैं, लेकिन प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होगी। ये क्वेश्चन अलग है, ध्वनि का क्वेश्चन अलग है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, निर्वात में होती है। और ध्वनि की चाल ठोस में होगी। तो अनुदैर्घ्य तरंग एक लॉन्गिट्यूडिनल है, और अनुप्रस्थ तरंग आपकी कौन सी है, प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। क्लियर। अब देखिए ध्वनि की चाल को लेकर के एक क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड अधिकतम किसमें होगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, निर्वात लगा देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना जितना ज़्यादा ठोस होगा ध्वनि की चाल उतनी ज़्यादा उसमें अधिक होगी। यदि कि स्टील की बात करें, इस्पात की बात करें, तो ये आपका 5960 किलोमीटर, सॉरी 5960 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की जो चाल होती है स्टील में, जो इस्पात में 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद यहाँ पर जल की बात करें तो जल में आपका 1482 या 89 के आसपास है मीटर प्रति सेकंड है। तो इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जितना ज़्यादा ठोस उतनी ज़्यादा स्पीड उसकी होगी ध्वनि की। नेक्स्ट है आपका इको सुनने, यानी कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, 25 मीटर लगाएंगे, बट राइट आंसर ऑप्शन 17 मीटर होगा। बट यदि ऑप्शन में 16.6 मीटर भी दिया है तो वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की न्यूनतम जो दूरी होनी चाहिए वो 16.6 मीटर होनी चाहिए। बट एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन में 17 मीटर दिया है तो आप 17 मीटर लगाएंगे, क्योंकि कोई भी श्रोता कोई भी ध्वनि को कितने सेकंड तक सुन सकता है, 0.1 सेकंड तक सुन सकता है। सॉरी यहां पर सेकंड है, यानी कि किसी ने आपको बोला कुछ और आप आपके जो
श्रोता को वो कितनी देर तक सुनाई देगा? 0.1 सेकंड के लिए सुनाई देता है। तो इसीलिए न्यूनतम डिस्टेंस यहां पर रखी गई है। उसके बाद आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार का उपयोग किस द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था, और ये भी इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये सोनार का फुल फॉर्म है। नौसंचालकों द्वारा इसका जो है उपयोग किया जाता है, जैसे कि आप सभी को बताया, जहाजों में जो है इसका उपयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समुद्री जहाज, हाँ बिल्कुल। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान बराबर होता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस पैमाने पर समान होता है? तो -40 डिग्री यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पैमाने का जो मान है बराबर किस टेम्परेचर पर होगा, किस तापमान पर होगा? तो -40 डिग्री पर दोनों है बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके सामने है कि पानी का घनत्व डेंसिटी अधिकतम किस तापमान पर होती है? देखिए पानी के घनत्व की बात हो रही है, यहाँ पर डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, अधिकतम किस तापमान पर होगी? और आपको हमें पता है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है? फैलने की बजाय क्या करता है? ये सिकुड़ता है। और जब सिकुड़ेगा तो इसका आयतन कम होगा और डेंसिटी बढ़ेगी। तो सबसे अधिक जो है किस तापमान पर होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहां पर देख पाएंगे, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हीरे का चमकना वो भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। क्लियर? क्योंकि प्रकाश सिग्नल को ट्रेवल ऑप्टिकल फाइबर क्या है, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रकाश सिग्नल को टेढ़े मेढ़े बिना लॉस के टेढ़े मेढ़े रास्ते से भी आप जो है ऑप्टिकल फाइबर, जैसा कि आपको पता है कि जियो फाइबर देख लिया होगा, कम्युनिकेशन संचार में आपने देखा होगा, तो बहुत दूर तक भेजा सकता है बिना लॉसेस के। क्लियर? उसके बाद यहां पर बात कर लेते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मायोपिया की बात हो रही है, तो निकट है तो अवतल लेंस का यूज करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग जो है आप करेंगे निकट दृष्टि दोष के लिए, अवतल लेंस का। आखिर ऐसा होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष में आपको पता है कि दूर की जो वस्तु है वो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कभी कभी एग्जामिनर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई देने का कारण क्या है, ऑप्शन कुछ और दे दे। तो प्रतिबिंब का रेटिना के आगे बनना। अब जब रेटिना के आगे बन जाएगा प्रतिबिंब तो आपको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। लेकिन इसका उल्टा किस में होता है? दूरदृष्टि में होता है, वो रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब। तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखना है। ऐसा ही प्रणाली में प्रतिबल किसकी इकाई है? देख प्रतिबल मैंने आपको बताया था कि न्यूटन प्रति मीटर की इकाई है। ऑप्शन बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में आप देख पाओगे, आप सभी पहचान नहीं पाएंगे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग आपको जो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि हरित क्रांति के जनक है। भारत में आपको पूछा जाए एमएस स्वामीनाथन जी हैं हरित क्रांति के जनक। तो इस टाइप के 2 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नाम से ही प्रतीत हो रहा है आपका फेदोमीटर। साउंड ऑफ इंटेंसिटी या फिर डेप्थ ऑफ सी, तो डेप्थ समुद्र की गहराई को मापने के लिए जो आपका फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। कौन सा स्केल है? रिएक्टर स्केल है, ये भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। पानी के नीचे ध्वनि मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? पानी के नीचे आप ध्वनि को माप रहे हैं तो कौन से उपकरण का यूज करेंगे? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, हाइड्रोफोन। पानी के नीचे ध्वनि मापने के लिए हाइड्रोफोन, और आर्द्रता मापने के लिए
हाइग्रोमीटर का यूज हम आप जो है करते हैं। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए, हाइग्रोस्कोप नमी को प्रदर्शित करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में इसकी किसकी कमी है? विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। विटामिन के रक्त का थक्का बनने की समस्या से संबंधित है, यानी कि आपका रक्त का थक्का नहीं बनना है तो विटामिन के की कमी है। विटामिन ए आपको पता है कि रतौंधी, विटामिन बी आपका जो है बेरी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होता है? देखिए पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, देखिए दोनों शून्य हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बाहर क्या होता है आपका mg, और यदि आपका गुरुत्वाकर्षण जो है गुरुत्व जो है वो 0 हो जाए तो आपका भार क्या हो जाएगा? वो भी शून्य हो जाएगा, तो दोनों क्या होंगे? शून्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, परम शून्य ताप जिसे आप जो कहते हैं कि कितना होता है? ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर -273.515 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका परम शून्य ताप है, या फिर आप 0 डिग्री केल्विन भी आप इसको कह सकते हैं। इससे नीचे तापमान आपका नहीं होगा। क्लियर? परम शून्य तापमान कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे आप 0 डिग्री केल्विन भी कहते हैं। क्लियर? इससे नीचे नहीं होगा, बिल्कुल। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? देखिए 0 डायोप्टर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, क्योंकि धूप के चश्मे की क्षमता केवल आपको प्रकाश की इंटेंसिटी को कम करने करेगी, ना कि फोकस से उसे कोई संबंधित नहीं है। इंटेंसिटी को कम करती है प्रकाश की। और लेंस की क्षमता को मापने का जो किस में मापा जाता है लेंस की क्षमता को? तो डायोप्टर में मापा जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लेंस की क्षमता मापने की इकाई क्या है, तो डायोप्टर है। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 0 डायोप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? यानी कि जियो सैटेलाइट स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं हम कि पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर यहाँ पर आपको जो है पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग होती है, जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं। डिश आपका टीवी सिग्नल डिश जो है आपका ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से ही प्राप्त किए जाते हैं, और ये 24 घंटे वर्क करता है। ध्यान रखना 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? पानी के अंदर है, हवा का बुलबुला है, किस तरीके से व्यवहार करेगा? देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे, क्योंकि प्रतीत जो होता है वो उत्तल लेंस की तरह प्रतीत होता है, बट अवतल लेंस की तरह वो आपका व्यवहार करेगा। क्लियर? क्योंकि फैलता कौन सा है? अवतल लेंस में यही प्रक्रिया की आपको फैलने की। तो वो क्या करेगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपका अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उस पर ये डिपेंड करता है, पानी और हवा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो वो क्या करेगा, फैलेगा, और फैलने के जैसे ही फैलेगा तो वो आपका किस पे है, आधारित होगा, अवतल लेंस पर। लेकिन उत्तल लेंस वाला सिकुड़ता है, हमेशा ध्यान रखना है। उत्तल लेंस की तरह जब व्यवहार करेगा तो वह सिकुड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर अवतल लेंस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन पर बताया था कि विटामिन के की कमी से आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन सी की कमी से निम्नलिखित कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग इससे हो जाता है, मैंने अभी क्लियर किया था। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आपको रतौंधी हो जाता है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आकाश का रंग है नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बिल्कुल यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। प्रकाश के प्रकीर्णन के जो कारण है वो आकाश का जो रंग है वो नीला
दिखाई देता है। इसकी दो वजह हैं। आपने देखा होगा जब जहाँ पर वायुमंडल नहीं है, यानी कि अंतरिक्ष में आप देखते होंगे तो आपको आकाश काला दिखाई देता है। देखिए नीले रंग का तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन पर यह निर्भर करता है। तो ये आप सभी को दिखाई देता है कि प्रकीर्णन नीला रंग जो है वो फैल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। और जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक है वो क्या है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, जिसका प्रकीर्णन कम है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम है और उसका प्रकीर्णन ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाहनों से पीछे का दृश्य देखने के लिए, रियर व्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका उत्तल दर्पण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सेविंग मिरर हो गया, हेडलाइट हो गया और टॉर्च हो गया, उसमें आपका अवतल दर्पण यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मृग मरीचिका बनाने का मुख्य कारण क्या है। देखिए सिंपल सा है, इसमें जो है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको कह सकते हैं आप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि इसमें भय रहता है बनने का। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों जाए, अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि इसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम है और तरंगदैर्घ्य इसकी सबसे अधिक है, जो कि आंखों के लिए अच्छी है। ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में, बट आपको प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि स्पष्ट दिखाई देता है। और जब बैंगनी की बात करें तो उसका जो प्रकीर्णन अधिक है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। बहुत सारे कैंडिडेट करेंगे शक्ति लगा देंगे। किलोवाट यदि आपसे पूछा है वो आपकी शक्ति की इकाई हो सकती है, बट किलोवाट घंटा, जहां घंटा इस्तेमाल हो गया वहां ऊर्जा की इकाई हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है किलोवाट घंटा एक यूनिट के बराबर होता है, जो कि एक व्यवहारिक यूनिट है, जिसे आपने देखा होगा मीटर जो लगे हुए हैं बिजली के, उसमें जो आपका एक यूनिट मापने की जो इकाई है, ऊर्जा को ही तो मापने की, एनर्जी को ही तो मापने की इकाई है वो। क्लियर। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग है वो आपको मैं क्लियर कर दूं, ये डीसी पे वर्क नहीं करता है, केवल एसी को ज़्यादा स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए प्रयोग हम करते हैं ट्रांसफार्मर का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है। एसी को डीसी में कौन बदलता है ये भी क्लियर कर लेते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज करते हैं। डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर इसका सही एग्जाम्पल होगा। क्लियर। ऊर्जा, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, स्रोत या स्रोत आप जो भी बोलते हैं, सोर्स कह सकते हैं आप इसको। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन। अब यहां से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, देखिए सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, जो कि हाइड्रोजन के ऐड होने पर जो है होता है। अब हमसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन बम जो है वो किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर या फिर नाभिकीय संलयन पर। तो हाइड्रोजन बम आपको ध्यान रखना है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, लेकिन नाभिकीय विखंडन पर जो आधारित है वो परमाणु बम है। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और हाइड्रोजन बम आपका जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो ये चीज़ें बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। नेक्स्ट है फ्यूज तार में क्या विशेषता होनी चाहिए। देखिए फ्यूज तार में विशेषता क्या है, उच्च प्रतिरोध हो और निम्न गलनांक हो, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उच्च प्रतिरोध जो है करंट को सहेगा और उसके बाद जो है निम्न गलनांक क्या करेगा, जल्दी से गल जाएगा, यानी कि पावर सप्लाई या करंट अधिक बढ़ जा रहा है तो वो गल जाएगा और आपका जो कंपोनेंट्स हैं या फिर इक्विपमेंट है वो आपके बच जाएंगे। विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट किसका बना होता है। देखिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो आपका टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। देखिए प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है वो आपको ध्यान रखना है। बॉइलिंग जो पॉइंट है वो आपका बढ़ जाएगा प्रेशर कुकर में। बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे
देखिए प्रेशर कुकर है, खाना जल्दी क्यों पक जाता है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं। पानी का जो क्वथनांक है यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस आप लेकर के चल रहे हैं तो वो 180 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका, और खाना जल्दी से पक जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा और खाना जल्दी से पक जाएगा। लेकिन ध्यान रखें पहाड़ों पर जो है वो खाना देरी से पकता है, दाब कम होने की वजह से, यानी प्रेशर आपका कम होगा तो पहाड़ों पर क्या है, प्रेशर दाब कम हो जाएगा और खाना जो है बॉइलिंग पॉइंट जो उसका घट जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष है, मैंने अभी ये कराया, तो ये आपका अवतल लेंस होगा और मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि प्रतिबिंब जो बनेगा रेटिना के आगे बनेगा, और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। डायनेमो ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है आपको ऊर्जा को, डायनेमो लास्ट वाली आपको ध्यान रखना है, ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में ओ को ई कर दीजिए, तो मैकेनिकल को विद्युत ऊर्जा में ये करता है, जिसे आप जनरेटर भी कह सकते हैं। लेकिन आपको विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में आपका कौन करता है, मोटर। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में आपका बैटरी। तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखना है। और सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा आपको सोलर पैनल, जैसा कि आपको पता होगा, प्रकाश ऊर्जा कह सकते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया। तो ये आपका कब दिया गया था, 1921 में दिया गया था। तो किस कार्य के लिए मिला था इनको, 1921 का नोबेल पुरस्कार था। तो विद्युत प्रभाव यानी कि प्रकाश, लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है। देखिए जल में तैरना जो है वो न्यूटन के कौन से नियम के कारण संभव है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम, और ये आपका जो है जल में तैरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, प्रथम नियम पर आधारित है। क्योंकि मनुष्य जब आप तैरता है तो वो पानी को पीछे की तरफ हटाता है, जिसे आप क्रिया कह सकते हैं, और पानी उसे आगे की तरफ धकेलता है, यानी कि प्रतिक्रिया। तो यही कारण है कि न्यूटन का प्रति नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी और नाम किसने दिया था। खोज और नाम किसने दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकेरल या बैकुरल आप कह सकते हैं, इन्होंने की थी। लेकिन रेडियम और पोलोनियम आप बात करें तो मैडम क्यूरी ने इसको नाम दिया था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम, और हेनरी ने इसकी खोज की थी, नाम किसने दिया था, तो मैडम क्यूरी ने इसको नाम दिया था। ध्वनि तरंगे कहाँ गमन कर सकती हैं। देखिए ध्वनि जो तरंगे हैं वो कहाँ गमन कर सकती है, मैंने अभी आपको बताया। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन है कि कहाँ गमन नहीं कर सकती, तो वो आपको मैंने बताया वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती, ठोस द्रव गैस में आपका गमन कर सकती हैं, क्योंकि मीडियम की आवश्यकता होती है ध्वनि को। मानक ध्वनि स्तर क्या सुरक्षित माना गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो है और क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट नहीं करा सकता। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मानक ध्वनि स्तर क्या सुरक्षित माना जाता है, WHO के अकॉर्डिंग भी आपको बताना है, WHO के अकॉर्डिंग और यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए थे वो उनको एक इसका आंसर बताना है। और आज का ये वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरीके से आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ और अच्छे कंटेंट के साथ प्रोवाइड कर पाऊँ। इसलिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस क्वेश्चन का आंसर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।